नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पार्टी दफ्तर के लिए जमीन की मांग की गई है। आरजेडी ने सरकार से जमीन मांगी है। अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी दफ्तर के लिए जमीन मांगी है। पार्टी ऑफिस विस्तार के लिए जमीन मांगी गई है। वीर चंद्र पटेल पथ में जमीन मांगी गई है। अतिरिक्त जमीन के आवंटन की मांग प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से की गई है। वहीं कांग्रेस ने भी जमीन आवंटन की मांग की है। वीर चंद्र पटेल पथ में कांग्रेस ने भी जमीन की मांग की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा का ट्वीट है, पार्टी दफ्तर से के लिए जमीन की मांग उस ट्वीट के जरिए सरकार से की गई है। तो पार्टी दफ्तर के लिए जमीन की मांग करते हुए पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने ट्वीट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जेडीयू सहित तो अन्य दलों को कार्यालय आवंटित किया गया है, किंतु कांग्रेस को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। कांग्रेस का आवेदन लंबित है। आग्रह है कि निर्धारित मानदंड के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को भी वीर चंद्र पटेल पथ पर कार्यालय आवंटित किया जाए। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार सरकार बनते ही दोनों ही पार्टियां जमीन की मांग करने लगी हैं। क्या यह माना जाए कि इस सरकार में चाहती हैं कि पार्टी के साथ साथ पार्टी दफ्तर का भी विस्तार हो जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इस वक्त सत्तारूढ़ दल के तौर पर जानी जाती हैं। और पिछले साल भी जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार से मांग की थी कि राजद कार्यालय का चूंकि एक बड़ा हिस्सा खपरेल निर्मित है और वीरचंद पटेल पथ पर जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर लें तो 66,000 वर्ग फीट में उनका कार्यालय है, जबकि बीजेपी का 52,000 वर्ग फीट है। और ऐसे में आरजेडी का जो कार्यालय है वो केवल 19,842 वर्ग फीट है और काफी जमीन जो है वो कम है। ऐसे में पीछे का जो हिस्सा है जमीन का उसको दिया जाए और ये मांग रखी गई थी। चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है विधायकों के लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए भी यह मांग रखी थी जगदानंद सिंह ने और जदयू कार्यालय से इसकी तुलना भी की थी। जगदानंद सिंह ने जो पत्र लिखा था उसमें यह कहा भी था कि बिहार सरकार ने जेडीयू कार्यालय विस्तार के लिए विधायकों के 24 आवासीय फ्लैटों को तोड़कर विस्तार की अनुमति दी है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को भी विस्तार दिया जाए। हालांकि उस समय यह मांग खारिज कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल चूंकि सरकार में है तो जाहिर सी बात है उनकी यह मांग है तो सरकार में होने का फायदा शायद मिल जाए। कांग्रेस ने भी कमोबेश यही मांग रखी है और उनके पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि एक परंपरा रही है कि जितने भी कार्यालय हैं पार्टियों के वो वीरचंद पटेल पथ के आसपास हैं, ऐसे में कांग्रेस का भी हक बनता है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यालय सदाकत आश्रम जिस इलाके में है वहाँ कोई दूसरी पार्टी का कार्यालय नहीं है। इसलिए कांग्रेस को भी अलग से वीरचंद पटेल पथ के पास ही एक बड़ा भूखंड या जो आवासीय भवन है उसको आवंटित किया जाए ताकि वहाँ कार्यालय खोला जाए। एक बार फिर से मांग रखी गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। देखना होगा इस पर सरकार का क्या रुख होता है। अलीम, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, कई विभाग उनके पास हैं, नगर विकास विभाग हो वो भी उनके पास है। तो क्या यह माना जाए कि इस बार जो मांग है वो पूरी हो सकती है? उम्मीदें ज्यादा हैं? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि सरकार में है, सरकार के अंग है, तो ऐसे में अगर बात मान भी ली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन देखना होगा इस पूरे मामले में जेडीयू का क्या स्टैंड होता है। ये वही जेडीयू है, खासकर मुख्यमंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी पिछले साल। इस बार मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया होती है, सबकी निगाहें हैं। क्या मुख्यमंत्री इस पर कोई अपनी टिप्पणी करते हैं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल यह मांग खारिज कर दी थी एक तरीके से। इस बार सरकार और खासकर जदयू का क्या रुख होता है ये देखना दिलचस्प होगा। जी अली, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की मानहानि की चेतावनी पर खान और भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उनके पास उसके पुख्ता प्रमाण हैं। उन्होंने सुशील मोदी की बाहुबली की टिप्पणी पर मानहानि का दावा ठोकने की बात कही। रामानंद यादव से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जिन पर सुशील मोदी ने मानहानि की बात कही है, सर आपने कुछ मॉल को लेकर बात की थी, उसका सुशील मोदी ने कहा है कि आप पर मानहानि का दावा करें तो 1 हफ्ते के अंदर आप माफी मांगे। नहीं, देखिए, सुशील मोदी जी कहे मानहानि के तो मैं भी मानहानि करूँ। मुझे उन्होंने कहा कि ये इनका से लोग कांपते हैं, आप बाहुबली हैं। आज तक उन्होंने न कहा, मेरा से अच्छा संबंध रहा है, बराबर एमएलए रहे थे, कभी न कहे कि बाहुबली है और इनसे कांपते हैं। लेकिन जब मंत्री बने तो पता नहीं इनका मन में क्या आया। अब आप मानहानि का दावा करेंगे? एकदम बिल्कुल, मैं भी करूंगा इन पर, चूंकि हमको कहे
वो उन्होंने आरोप लगाया, दम लगता है कि टेररिस्ट हम है, उस तरह से मंत्री बनते आरोप लगा। तो मेरा बनता है कि उन पर मानहानि केस करेंगे। तो चलिए, अब तो रामानंद यादव सुशील मोदी पर मानहानि का दावा करेंगे। बिल्कुल जी, हाँ, लेकिन देंगे नहीं, फोटो स्टेट नहीं करा है। ये क्या है सर? मार्केट में डॉक्टर अशोक कुमार ने दिया, और हम याचिका समिति बिहार विधानसभा के 10 से 15 तक रहे, 20 तक रहे मेंबर जांच कर रहे थे। तो जांच का विषय है। अच्छा, ये कागज में आप लोगों ने जांच किया था, उसी का ये है अभी नगर विकास में है, और यहाँ भी जांच वाला है। ये हम अभी कागज उपलब्ध करा के लाएंगे हमारे पास। सोमवार को विस्तृत पूरी जानकारी देंगे। हाँ, पूरी जानकारी देंगे प्रमाण के साथ। तो रामानंद यादव तमाम कागजात जमा करने वाले, और सोमवार को एक बार फिर से सुशील मोदी पर कागज को दिखाते हुए आरोप लगाएंगे और हमला बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत गर्मा गई है रामानंद यादव और सुशील मोदी में। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरअसल आरजेडी कोटे के मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की बात कही, जिसके बाद सुशील मोदी ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया। इसी पर रामानंद यादव का पलटवार आया है। सुशील मोदी का बड़ा ऐलान। अपनी संपत्ति लालू को गिफ्ट करेंगे सुशील मोदी। सुशील मोदी को ये बड़ा ऐलान क्यों करना पड़ा? सुशील मोदी ने सरकार को खुला चैलेंज क्यों दे दिया? ये जानने से पहले महागठबंधन सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। आज हम मेरा पर आरोप लगाते हैं, तो सुशील मोदी के बड़ा भाई है महावीर मोदी, वो बिल्डर हैं, अपना जितना 2 नंबर कमाई अपना भाई के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। और लोधीपुर जो क्रिश्चियन का जमीन है, वो विवादित जमीन था, एक पक्ष से लिखा, दूसरा पक्ष ने किसी कोर्ट से जीत गया। इस सारा को मैं जांच करूँ, और इनका समाज का केतान मार्केट बना है, वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने, उसको हम लोग उद्भेदन करेंगे। पटना के जिस लोधीपुर और खेतान मार्केट की जमीन का रामानंद यादव ने हवाला दिया, उसे लेकर सुशील मोदी ने खुला चैलेंज करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा कि पटना का खेतान मार्केट लालू जी की कृपा से 1995 में तैयार हुआ। लोधीपुर का मॉल किसका है मुझे पता नहीं। ये दोनों संपत्ति यदि मेरी या मेरे परिवार की है, तो आज ही मैं लालू परिवार को गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने झूठा आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर 1 सप्ताह के भीतर वो इन आरोपों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगते हैं, तो मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। दरअसल जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, सुशील मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो दागियों का मुद्दा हो या फिर गठबंधन तोड़ने का मुद्दा। अब जवाब में आरजेडी की ओर से लोधीपुर और खेतान मार्केट की जांच का सियासी खेल खेला गया है। पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में
इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। मित्रों, इस मामले को उन लोगों ने ये चुनौती नहीं दिया इस मामले को कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। तो ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं है। तो पूर्व डिप्टी सीएम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उन पर आरोप लगा रहे हैं सबूतों के साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। दानापुर से अगली खबर है, जहां मनेर हल्दी छपरा संगम के पास अवैध बालू लदी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज हवा के चलते नाव दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है। पटना और सारण जिला का यह बॉर्डर एरिया है और घटना सारण जिला के एरिया में होने की बात बताई जा रही है। इस नाव में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोग को बचा लिया गया। कई लोग लापता होने की भी सूचना है। अवैध बालू लदे नाव को मनेर से गोविंदपुर वैशाली ले जाया जा रहा था। दानापुर एएसपी अभिनव धीमान ने हल्दी छपरा घाट के पास एक नाव के डूबने की पुष्टि करते हुए कहा कि नाव हादसा हुआ है, लेकिन किसी के डूबने की खबर नहीं है। भागलपुर के सजौर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सजौर के दौना के मोहम्मद इकराम के घर छापेमारी की गई, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। यहां से अवैध हथियार बनाने के औजार और भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है, जिनमें 6 कीपैड मोबाइल और 1 एंड्रॉयड फोन, 1 देसी पिस्टल, अर्धनिर्मित सेमी राइफल, अर्धनिर्मित 12 बोर, 8 बोर बनाने की लोहे की पाइप और बैरल ड्रिल मशीन बरामद की गई है। बड़ी संख्या में कारतूस, 3 चिमटा, 2 लोहे की आरी ब्लेड, 17 पीस छोटी छेनी बरामद की गई है। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां नर्तकियों के साथ हथियार लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मनचले युवक नर्तकियों के साथ डांस कर रहे हैं और हाथ में हथियार लेकर लहरा रहे हैं। वीडियो कटारा ओपी क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 महीने पहले का है। इस बारे में कटहरा ओपी प्रभारी ने बताया कि सभी चौकीदार को वीडियो की सत्यता की जांच के लिए लगाया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बड़ी खबर सहरसा से है, जहां बीती रात अपराधियों ने 28 वर्षीय युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बाबा रघुनी हॉल्ट के पास की यह घटना बताई जा रही है। घटना से गुस्साए लोगों ने हुसैन चौक के पास शव रखकर आगजनी की, साथ ही सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया है और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
हालांकि पुलिस की ओर से लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोग जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला बोकारो से गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बोकारो के चंदन क्यारी से यह गिरफ्तारी हुई है। गया के 12 चुट्टी का रहने वाला है जालसाज कपिल देव। मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। कई मोबाइल, फर्जी आधार, वोटर कार्ड जब्त किया गया है। गिरफ्तार कपिल देव को पटना लाया जा रहा है। पटना के आर्थिक अपराध थाना में इसके खिलाफ केस दर्ज है। को हुए बीपीएससी पेपर लीक कांड में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस मामले में एक आरोपी कपिल देव को गिरफ्तार किया है। कपिल देव की गिरफ्तारी झारखंड के बोकारो से हुई है। वैसे यह मूल रूप से गया जिले के भीतर गरवा बाराचट्टी का रहने वाला है और इसके बारे में जानकारी मिली है कि गया में एक कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार से इसकी मिली भगत थी और इसी मिली भगत का फायदा उठाते हुए कपिल देव ने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा भी दी थी और यह परीक्षा में शामिल हुआ था। इसने अपना एड्रेस जो दिया था वह गलत एड्रेस था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जब शक्ति कुमार के मोबाइल का डिटेल्स खंगाला तब कपिल देव के बारे में उसको जानकारी मिली। उसको बोकारो से गिरफ्तार कर पटना लाया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर कपिल देव की गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान महत्वपूर्ण मानते हैं। एडीजी की माने तो इसने इलाहाबाद का अपना एड्रेस दिया था जो एड्रेस गलत था और उसकी गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर कई और मामलों का खुलासा होगा। उसके पास से मोबाइल के अलावा फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड और दूसरी अन्य कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। फिलहाल कपिल देव की गिरफ्तारी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने जो पूछताछ की है उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों का दावा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। जो कपिल देव है उसकी यह 16वीं गिरफ्तारी है बीपीएससी पेपर लीक कांड में। तो निश्चित तौर पर जांच परत दर परत आगे बढ़ रही है और इसमें कई और लोग जो हैं वो आर्थिक अपराध इकाई की राडार पर हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में सदर अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा। यहां प्रसव वार्ड में डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रसूता के पेट में ही बच्चा मर गया और उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल नौटोलिया निवासी विपिन कुमार की पत्नी का प्रसव किया जाना था, लेकिन समय पर डॉक्टर के नहीं रहने के कारण मरीज की हालत बिगड़ने लगी। हंगामे की सूचना पर पहुंचे उपाधीक्षक ने ड्यूटी से गायब डॉक्टरों पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की बात कही है। तो मर गया, लेकिन बात ठीक है, स्पष्टीकरण तो पूछा जाएगा ना। काहे ड्यूटी छोड़ करके भाग गए, लोग ड्यूटी छोड़ करके भाग जाता है जान रक्षा के लिए, तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था करके जाना चाहिए।